कल हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों यानी परिकल्पना जो कि प्रमाणित वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, परिकल्पनाओं के बारे में हमने जाना था। तो जिसमें सबसे पहले कास्ट द बफन, फिर कांट, फिर लाप्लास की परिकल्पनाओं का जो हमने अध्ययन किया था, चर्चा करी थी। इसके बाद में ये तो थी एक तारक परिकल्पना, इनमें जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक तारे से मानी गई थी। लेकिन आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है दो तारक परिकल्पनाओं से। इसमें सूर्य की उत्पत्ति यानी हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से मानी गई है, जिसमें क्या होगा, दो तारे होंगे। अब जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत परिकल्पना आती है, परिकल्पना वो होती है जिसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला अभी तक। तो जब वैज्ञानिकों की उस पर मोहर लग जाती है तो वो सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये कल्पना ही होती है, लेकिन ये विचारों से थोड़ी सी यानी कि मान्य होती है। विचार बिल्कुल काल्पनिक होते हैं, लेकिन ये कल्पनाएं जो है, परिकल्पनाएं जो है, ये काफ़ी लोगों में मान्य होती है। तो इसमें देखो, सबसे पहला जो परिकल्पना है वो है चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। ये परिकल्पना कोई लंबे समय तक नहीं चली थी, लेकिन एक बार छोटी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं कि चैम्बरलिन महोदय ने 1905 के अंदर इन्होंने जो ग्रहाणुओं से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि एक तो सूर्य जो कि ठोस पदार्थों का बना हुआ था, ठंडा था, और दूसरा एक साथी उसका एक तारा जो उसकी तरफ तेज़ गति से आ रहा था। ये जो साथी तारा है ये इसके निकट आया, वैसे ही इसके आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य की सतह से कुछ ग्रहाणु यानी कि धूल के कण जो है, वो ठोस कण जो है वो इससे आकर्षित हो गए, तारे की ओर, दूसरे तारे की ओर आकर्षित हो गए। ये जो दूसरा जो ठोस कण जो सूर्य से अलग हुए थे वो साथी तारे के साथ नहीं जा पाए और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। बाद में ये आपस में यानी बड़े कण जो हैं वो छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर गए, जिसकी वजह से जो है वो ग्रहों का निर्माण हो गया। इसी की पुनरावृत्ति से उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। ये परिकल्पना लगभग 15 साल लगभग वैध रही थी। उसके बाद में जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना आई थी। ये परिकल्पना काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को पसंद आई और इस परिकल्पना का नाम था ज्वारीय परिकल्पना। इसका आधार क्या था? ज्वार क्या होता है? जो महासागरों में चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जल जो है वो अपनी सतह से कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है, उसे ज्वार कहते हैं। ऐसा ही ज्वार हमारे इस सूर्य के ऊपर भी आया था। चलो बात करते हैं। हमारा एक अंतरिक्ष के अंदर क्या था? एक सूर्य था। वर्तमान जो सूर्य था ना, उससे बहुत ही बड़े आकार में एक सूर्य था, ठीक है। दूसरा उसका एक साथी तारा मतलब सूर्य ही था। आज हम जिस सूर्य को नाम देते हैं सूर्य, हकीकत में वो क्या है? एक तारा है। और ऐसा ही एक साथी तारा यानी सूर्य जैसा ही एक तप्त और बहुत बड़े आकार में इस सूर्य से भी, जो प्राचीन काल में अतीत के अंदर इस सूर्य से, वर्तमान सूर्य से बड़ा था, तो इससे भी एक बड़े आकार का दूसरा तारा इसकी ओर आ रहा था। ये जो सूर्य था, कौन सा? जो वर्तमान सूर्य का ही रूप है, अवशिष्ट भाग है। ये सूर्य अपनी जगह पर क्या था? स्थिर था, एक ही जगह पर था और यूं रोटेट कर रहा था, घूम रहा था, अपनी जगह पर घूम रहा था। यूँ मान लो आप शक्तिमान जैसे देखते हो, शक्तिमान की तरह ये एक स्थान के ऊपर घूम रहा था, जैसे वो शुरुआत में रोटेट करता है ना, वैसे ही, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो तारा था वो इसका मतलब दुश्मन तारा, यूँ मान लो विलेन, जो इसके ऊपर प्रहार करने वाला है, लेकिन उसका प्रहार चूक जाता है, जैसे किल्विस का बार बार इस पर चूकता है, हाँ, शक्तिमान पर। अब ये जो साथी तारा है ये इसकी तरफ अपने पथ के ऊपर बढ़ रहा है। अब साथी तारा जो है आकार में बहुत बड़ा था, इसके कारण इसकी आकर्षण शक्ति भी बहुत ज़्यादा है। ये सूर्य की सतह से कुछ पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे जैसे ये निकट आता है, यहाँ आया तो मान लो यहाँ से कुछ पदार्थ बाहर की ओर निकलना शुरू हो गया। फिर ये और आगे बढ़ा तो इसमें से पदार्थ बहुत बड़ी लंबी सिगार की तरह, जिसे जेम्स जीन्स ने फिलामेंट कहा था। अब ये तारा और पास आया तो ये फिलामेंट इससे सूर्य से क्या हो गया? अलग हो गया। अब
ये तारा इतनी तीव्र गति से था, बड़ा तारा इतना तीव्र गति से था कि ये दूर चला गया, लेकिन फिलामेंट न तो उस तारे के साथ जा सका, न ही ये फिलामेंट वापस सूर्य की ओर लौट सका, लेकिन सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव में जरूर रहा। इसी कारण ये फिलामेंट क्या हुआ, इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। अब ये जो फिलामेंट था उससे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखो जैसे सूर्य बड़ा था तो बड़े जो कोई बड़ा पदार्थ है, बड़े आकार की वस्तु है, अगर वो गर्म है तो वो धीमे धीमे ठंडी होती है, लेकिन उसमें से अगर आप कुछ छोटे से भाग को अलग कर लेते हो तो वो छोटा भाग क्या होगा, जल्दी ही शीतल हो जाएगा। ऐसा ही फिलामेंट के साथ हुआ। फिलामेंट जो है वो आकार में छोटा था, इसलिए सूर्य से बहुत तीव्र गति से क्या हो गया, ठंडा हो गया। इस सिगार की आकृति कैसी थी, ये सिगार मध्य से तो मोटा था और किनारों से पतला था, यानी किनारों पर क्या था, पतला था, मध्य में मोटा था। अब एक बार अपने जो तारा चला गया उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ फिलहाल क्या है, इस वक्त एक सूर्य है और एक फिलामेंट है। अब जो फिलामेंट है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, उसमें से निकलती गई, ठंडा होता गया, धीरे धीरे उसमें क्या है, संधियाँ पड़ गई, यानी जोड़ पड़ गए उसमें। इसमें जगह जगह पर क्रैकिंग, जिसकी वजह से वो टूट गया। अब जो फिलामेंट टूट गया वो कितने भागों में टूटा, 9 भागों में टूटा, 8 भागों में टूटा, जितने ग्रह मानो उतने ही भागों में टूटा, हालांकि 8 ग्रहों में मान लेते हैं। तो ये 8 टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब ये चक्कर लगा रहा था और ये जब टूटे हुए टुकड़े थे ये भी अभी द्रव्य अवस्था में ही थे, बिल्कुल ठोस नहीं हुए थे। इतने में ही क्या है, ये घूमने की वजह से सब ने क्या है, लगभग गोल आकृति का रूप ले लिया। इन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ। जब ये घूमने लग गए थे, घूम रहे थे, तो इनसे ही इनकी ही पुनरावृत्ति यानी सूर्य के आकर्षण के कारण इन ग्रहों से भी क्या है, उपग्रहों का निर्माण हो गया। क्योंकि अभी तक ये गैसीय अवस्था में थे, कुछ आकार में बड़े थे, तो उनके उपग्रह ज़्यादा बने हैं। जैसे बृहस्पति शनि के उपग्रह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये क्या है कि ये सूर्य से दूर थे, आकार में बड़े थे, आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ा, ये इस वक्त लिक्विड अवस्था में थे, इनमें से पदार्थ बाहर निकलता गया, इनके चारों ओर चक्कर लगाता गया। अब बात करते हैं इनकी उपग्रहों की। तो उपग्रहों का जो निर्माण होने के बाद में आप देखो प्रमाण क्या है कि जब ग्रहों से उपग्रहों की बात करते हैं तो शुरुआत में जिनके या तो उपग्रह है ही नहीं, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह है ही नहीं, पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं। इसके बाद में बृहस्पति के और शनि के उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है। इनके उपग्रहों को अगर ध्यान से देखें तो इनमें भी क्या है, सिगार की आकृति का ही पुनरावृत्ति मिलती है। जैसे कि निकट के जो उपग्रह हैं वो आकार में छोटे हैं और कुछ दूर वाले मोटे, और फिर लास्ट वाले क्या है, छोटे उपग्रह बने हैं। तो उपग्रहों का विक्रम ये साबित करता है कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना लगभग सही है।